हम प्रोफेसर जेके मेहता के विचारों की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं उनके व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक विश्लेषण की इन दोनों शाखाओं व्यक्ति अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का विशुद्ध विवेचन करते हुए दोनों के अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति व्यवहार के पूर्ण ज्ञान तथा उसके वातावरण से संबंधी जानकारी के आधार पर बताया जा सकता है कि व्यक्ति कितना कार्य करेगा, कितना उत्पादन करेगा, कितनी मात्रा में बेचेगा, कितनी मात्रा में खरीदेगा, कितना उपभोग करेगा, क्या बचत करेगा आदि के साथ उपभोग और उत्पादन के नियम समाहित हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसे सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी एक विशिष्ट इकाई समस्त इकाइयों को एक साथ मिलाने पर भी सापेक्ष रूप से बहुत छोटी है। व्यष्टि विश्लेषण व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार और संतुलन की जानकारी प्रदान करता है। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में इनका कहना था कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था के समग्र रूप का अध्ययन होता है। व्यक्ति समाज में रहते हैं, अतः अर्थशास्त्री को समस्त व्यक्तियों के व्यवहार का समग्र रूप से अध्ययन करना जरूरी होता है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत बचत के स्थान पर राष्ट्रीय बचत, व्यक्तिगत निवेश की बजाय राष्ट्रीय निवेश, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर मेहता ने समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए दो मार्ग बताए। पहला है, पहली पद्धति में सभी व्यक्तिगत इकाइयों का एक समय बिंदु पर आंशिक संतुलन विश्लेषण किया जाकर सभी को येन केन प्रकारेण समायोजित किया जा सकता है। इस विश्लेषण में गणितीय विधियों का प्रयोग होता है जो अपेक्षाकृत जटिल है। दूसरी पद्धति में समाज को एक इकाई मानकर आर्थिक गतिविधियों का समग्र रूप से विश्लेषण किया जाता है। समाज अपने वातावरण में अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रतिक्रिया करता है जो उत्पादन, उपभोग, बचत और निवेश आदि क्रियाओं को जन्म देते हैं। प्रोफेसर मेहता ने दोनों विधियों को आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण माना, किंतु व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि विश्लेषण को श्रेष्ठ माना, जिससे संपूर्ण समाज को एक इकाई के रूप में मानकर उसी गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है। चौथा है स्थैतिक, प्रायोगिक और विकासात्मक अर्थशास्त्र। प्रोफेसर मेहता ने आर्थिक विश्लेषण में संतुलन की तीन विशिष्ट शास्त्रों का विवेचन किया, जिसमें पहला है स्थैतिक अर्थशास्त्र अथवा स्थैतिक विश्लेषण। स्थैतिक विश्लेषण आर्थिक विश्लेषण की वो शाखा है जिसमें एक समय बिंदु पर दी गई परिस्थितियों में संतुलन की व्याख्या की जाती है। संतुलन की स्थिति में निश्चित करते हैं कि उत्पादन के प्रत्येक साधन का क्या अंश है, उत्पादित वस्तु की कीमत क्या है और उपभोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा क्या है। इसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य उसी स्थिति का निर्धारण करना होता है जो समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगी। दूसरा है प्रायोगिक अर्थशास्त्र या प्रायोगिक विश्लेषण। प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के कारण एक समयावधि में प्राप्त होने वाले संतुलनों में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार प्रायोगिक अर्थशास्त्र के अनुसार समायोजन की प्रक्रिया की व्याख्या की जाती है। यह अध्ययन समयावधि से संबंधित होता है। तीसरा है विकासात्मक अर्थशास्त्र या विकासात्मक विश्लेषण। प्रोफेसर मेहता के अनुसार विकासात्मक अर्थशास्त्र प्रायोगिक अर्थशास्त्र की तरह है, जिसके अंतर्गत प्रभावी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। विकासात्मक अर्थशास्त्र में एक दी हुई समय अवधि में उत्तरोत्तर प्राप्त होने वाले संतुलनों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ये संतुलन की स्थितियां एक समयावधि में संतुलन की अंतिम स्थिति तक पहुंचने की प्रक्रिया का विश्लेषण करती है। पांचवा है आवश्यकताओं का दर्शन। प्रोफेसर मेहता ने अपने आर्थिक विचारों में आवश्यकताओं के दर्शन का भी समावेश किया। उनके अनुसार आवश्यकताएं अनंत, अपरिमित और असीमित होती हैं। किसी एक समय विशेष में उनकी पूर्ति की जा सकती है।
आवश्यकताओं के विश्लेषण में अब तक दो सर्वमान्य तथ्य उजागर हुए हैं। पहला है, एक आवश्यकता की संतुष्टि से दुख दूर होता है, और दूसरा है, एक आवश्यकता की संतुष्टि करने की प्रक्रिया में कई नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने मनुष्य की आवश्यकताओं को दो भागों में बांटा। पहला है चेतन आवश्यकताएं। प्रोफेसर मेहता के अनुसार चेतन आवश्यकताओं का अभिप्राय उन आवश्यकताओं से है जिनकी पूर्ति से संतुष्टि के रूप में दुख का निवारण होता है, क्योंकि ऐसी आवश्यकताओं के विद्यमान रहने से या संतुष्ट न कर पाने से दुख की अनुभूति होती है, जो कि मस्तिष्क की चेतना का प्रतीक है। अवचेतन आवश्यकताएं। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अचेतन आवश्यकताओं से अभिप्राय उन आवश्यकताओं से है जो मस्तिष्क की चेतन अवस्था में विद्यमान भी नहीं होती हैं। ये चेतन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही अस्तित्व में आती हैं, जहाँ तक कि कुछ अचेतन आवश्यकताएं तो चेतन आवश्यकताओं के साथ स्वतः ही संतुष्ट हो जाती हैं और इनकी अनायास पूर्ति सुखदायी होती हैं। उदाहरण देते हुए प्रोफेसर मेहता ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति जिसने कभी पिक्चर के बारे में सुना और देखा नहीं हो, तो निश्चय ही उसके मस्तिष्क में न तो चेतन आवश्यकता रही है, न उसके अभाव में दुख की अनुभूति हुई। फिर वह पिक्चर देखने में उसे निश्चय ही सुख और आनंद होगा, किंतु यह सुख उसे दुख निवारण के रूप में नहीं होगा। अतः अवचेतन आवश्यकता की पूर्ति सदैव संतुष्टि में धनात्मक योगदान प्रदान करेगी और कल्याण में भी धनात्मक योगदान देगी। यह उल्लेखनीय है कि एक बार अवचेतन आवश्यकता की संतुष्टि होने पर पुनः वह चेतन आवश्यकता के रूप में हमारे समक्ष होगी। अतः प्रोफेसर मेहता की मान्यता की आवश्यकता विहीनता के अंतर्गत चेतना और अवचेतना दोनों प्रकार की आवश्यकताओं का समावेश करना चाहिए। धनी और निर्धन की आवश्यकताएं। प्रोफेसर मेहता ने धनी और निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं तथा उनकी संतुष्टि के स्तर का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि यद्यपि ये सर्वविदित है कि एक औसत निर्धन व्यक्ति एक औसत धनी व्यक्ति के समान सुखी नहीं होने के कारण दया का पात्र माना जाता है, किंतु मेहता के अनुसार निर्धन को दया का पात्र मानने का कोई वैज्ञानिक या न्यायसम्मत आधार नहीं है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति की आय कम होने से वह अपनी न्यून आय से न्यून आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होगा और उसकी कुछ आवश्यकताएं ही बिना संतुष्टि के रह जाती हैं, जबकि दूसरी ओर धनी व्यक्ति की आवश्यकताएं अधिक होती हैं और अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद भी कहीं अधिक आवश्यकताएं संतुष्ट हुए बिना रह जाती हैं, जो कि धनी व्यक्ति के लिए उतने ही अधिक दुख का कारण है। यद्यपि निर्धन व्यक्ति की असंतुष्ट आवश्यकताएं धनी व्यक्ति की संतुष्ट आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम होती हैं, परंतु निर्धनों की आवश्यकताओं की तीव्रता धनिकों से अधिक होती है। प्रोफेसर मेहता ने निर्धन और धनी के जीवन स्तर की तुलना यथार्थ रूप में करते हुए बताया कि जीवन स्तर में सुधार के लिए धनी वर्ग की आवश्यकताएं निर्धन की आवश्यकताओं से अधिक होती हैं। आवश्यकताओं की विशाल संख्या के कारण ही धनी व्यक्ति की कई आवश्यकताएं असंतुष्ट रह जाने के कारण उन्हें दुख की अनुभूति अधिक होती है, जबकि निर्धन व्यक्ति की आवश्यकताएं अवचेतन स्थिति में होने के कारण ये दुख के कारण कभी नहीं होती हैं। निर्धन और धनी के लिए धन की सीमांत उपयोगिता समान नहीं होती। प्रोफेसर मेहता ने ये महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया कि धनी और निर्धन दोनों के लिए धन की सीमांत उपयोगिता समान नहीं होती। निर्धन व्यक्ति के लिए द्रव्य की सीमांत उपयोगिता अधिकांश परिस्थितियों में धनी व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है। यही कारण है कि धनी व्यक्ति पर निर्धन के मुकाबले अधिक कर लगाना न्यायोचित माना जाता है। इसके लिए प्रोफेसर मेहता ने दो कारणों का उल्लेख किया। पहला है, धनी व्यक्ति के लिए धन की सीमांत उपयोगिता निर्धन की तुलना में कम होती है, और दूसरा है, कर लगने पर धनी व्यक्ति की असंतुष्ट आवश्यकताओं की तीव्रता निर्धन व्यक्तियों की असंतुष्ट आवश्यकताओं की तुलना में कम होती है। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि कर का निर्धारण त्याग की मात्रा के अनुसार करने के कारण उपरोक्त दोनों बातों के आधार पर धनी व्यक्ति पर अधिक मात्रा में करारोपण सामाजिक न्याय और अधिकतम सामाजिक कल्याण की दृष्टि से उपयुक्त और न्यायसम्मत माना जाता है।